आज हमारा रेड हैट फ्यूज का सेशन 4 है। सेशन 3 तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, इंट्रोडक्शन किया है, इन्वायरमेंट सेटअप, उसके अलावा टूलिंग और रेड हैट फ्यूज की जो आईडी थी और कोड रेडी स्टूडियो था उसको एक्सप्लोर किया था। देन हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टर्स को एक्सप्लोर किया था। थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं प्रीवियस सेशंस का हाई लेवल, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा याद रहे कि हमने क्या क्या किया था। देन आगे मूव करेंगे। कुछ प्री रेक्विजिट्स थे हमारे इस कोर्स के, वो ये था कि कोर हमने जावा करनी थी, अपाचे कैमल का हमें पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईएसपी की और इंटीग्रेशंस की। तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने अपना रेड हैट फ्यूज फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। देन हमने देखे थे प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। फिर हम लोगों ने रेड हैट फ्यूज से का जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन था वो देखा था। अपाचे कैमल देखा था क्योंकि रेड हैट फ्यूज अपाचे कैमल बेस है। देन हम लोगों ने इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट जितने भी थे वो देखे थे, जिसमें हमने एजाइल और क्लासिक आर्किटेक्चर्स को देखा था। फिर हमने इनकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, जिसमें हमने बताया था स्टैंड अलोन, ओपन शिफ्ट और फ्यूज ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर हमने स्टैंड अलोन के अंदर हमने प्रोजेक्ट की जो टाइप्स थी वो देखी थी, इसके अंदर स्प्रिंग बूट और अपाचे ऑन क्राफ्ट और फ्यूज ऑन ये भी हमने ये चीज़ें देखी थी। फिर हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को देखा था कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं। कोड रेडी स्टूडियो में चाहिए होता है, जावा के वर्जन्स चाहिए होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जिसको हम लोग सेट करते हैं। फिर हमारा जब कोड रेडी स्टूडियो सेटअप हो गया था तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें डिफरेंट किस्म के फेजेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है और हमारे पास पैलेट होता है। हमारे पास प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक मेन्यू होता है और हमारे पास डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स के पैलेट अवेलेबल होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने पैलेट कहा था, ये कैनवस होता है हमारे पास। उसके बाद हमने इसकी इंटरफेस को जो हमने सारा इसको देखा था। फिर मैं बात करूंगा हमने सेशन 2 के अंदर क्या देखा था। सेशन 2 के अंदर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया था और फिर हमने डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जो कनेक्टर्स थे हमने उनको एक्सप्लोर किया था, जिसके अंदर हमने रेस्टलेट कनेक्टर्स और जो था टाइमर, लॉगर्स, डायरेक्ट वीएम्स, वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, इन सारी चीज़ों को देखा था। राउट्स को देखा था। सेट बॉडी कंपोनेंट्स को हम लोगों ने देखा था, कैसे हम डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं या स्टैटिक कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं। देन हमने लॉगर्स देखे थे कि हम लॉगर्स को कैसे देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लॉगर सिंपल एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है। फिर हम लोगों ने रेस्टलेट कनेक्टर्स को हमने देखा था हाई लेवल व्यू से, जिससे हम ये देख सकते थे कि हम अपने प्रोसेस को कैसे ट्रिगर करते हैं। फिर हमने स्केजुलर और टाइमर को देखा तो इनमें आपस में डिफरेंस देखे थे। टाइमर इज़ द ओल्डेस्ट वर्जन, स्केजुलर इज़ द न्यू वर्जन विद एनहांस फीचर्स। और फिर हम लोगों ने एमवीएन रेपोजिटरी को देखा था कि अगर हमें कोई भी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड हो और उस डिपेंडेंसी से रिलेटेड कोई फर्दर डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड हो तो हम वहाँ से जाके उन डिपेंडेंसीज की जार भी डाउनलोड कर सकते हैं और इवन उसकी जो फॉर्म से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हमारे पास होती है हम उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि किसी भी कंपोनेंट के जो फीचर्स को या डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करना है तो उसका क्या तरीका है। वो हम जो भी कंपोनेंट ओपन करते थे उसकी प्रॉपर्टीज़ के नीचे हमारे पास डॉक्यूमेंट का एक टैब आ रहा होता था, जिसके थ्रू हम लोग वहाँ से उसके सारे कंपोनेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते थे। देन हमने सेशन 3 के अंदर सेशन 3 के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस से रिलेटेड देखा था। हमने जेसन पाथ को देखा था कि अगर हमारे पास जेसन में वैल्यूज आ रही हो तो हम उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने जेसन पाथ के साथ साथ आप लोगों को एक्स पाथ के बारे में बताया था कि अगर एक्सएमएल आ रहा हो तो हम उसको भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ी डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग देखी थी, जो कि आज भी हम डिबगिंग जब कर रहे होंगे उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे साथ साथ। फिर हम लोगों ने रेड हैट में डेटाबेस से रिलेटेड जो कनेक्टर्स थे वो देखे थे, जो कि जेडीबीसी कंपोनेंट और एसक्यूएल कंपोनेंट था। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस देखा था। जेडीबीसी कंपोनेंट जो भी बॉडी के अंदर क्यूरी बन रही होती है उसको यूज़ करता है और एसक्यूएल कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्ट अपनी क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। फिर इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए हमने देखा था कि हम बीन्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें डेटाबेस का जो डाटा सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है उसके लिए हमें बीन बनाना पड़ता है और फिर उस बीन को हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सारी वो चीज़ें देखी थी। फिर हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टर पे छोटा सा पीओसी किया था, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी हमने देखी थी। फिर हम लोगों ने पैरामीटराइज क्यूरी बनाई थी, हम लोगों ने डायनेमिक क्यूरी बनाई थी,
हम लोगों ने फिर स्टोर प्रोसीजर्स देखे थे कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर क्यूरी हम लोगों ने वो भी देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बल्क इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। बल्क इंसर्ट के लिए हमने स्प्लिट कंपोनेंट यूज़ किया था। हमने एक लिस्ट पास की थी, स्प्लिट कंपोनेंट से हमने उसको स्प्लिट किया था और उसके बाद हमने उसको एग्रीगेट जो इसकी एक फीचर होता है स्प्लिट कंपोनेंट का, उसको यूज़ करते हुए हमने बल्क इंसर्ट किया था। तो ये हमारे लास्ट 3 सेशन से जिसको मैंने हाई लेवल व्यू पे ज़रा क्विक रिकैप किया है। अब इसमें से इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम आगे फर्दर जाते हैं। जी अली भाई, आपके जो क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे जा सकते हैं। आप अगर है तो बता दें। या मुझे ये बताएं कि जब हम लॉग कर रहे होते हैं, ठीक है, अब जी जी लॉग करते वक्त उस टाइम हम लोग जो सिंपल एक्सप्रेशन है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उधर अगर हमने जेसन पाथ को यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे? जी, अगर हमने जेसन पाथ या हमने कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज को अगर हमने यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें लॉग से पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा सेट प्रॉपर्टी का, और उसके अंदर हमें जो भी हमें लॉग करवाना है उसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर उस प्रॉपर्टी को हम लोग अपने जो लॉग के अंदर हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वो जेसन है, वो एक्स पाथ है, वट एवर द लैंग्वेज इज। ये लॉग में नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, मैंने तो लॉग में नहीं कहीं कर सकते। पढ़ा था कि लॉग में हम कर सकते हैं, एक्सप्रेशन अपना दे के ना वहाँ पर कर सकते, तो वो मुझसे हुआ नहीं था। क्योंकि देखें, नहीं इस तरह नहीं तो हम नहीं, हर लॉग से एक्चुअली पहले अगर हम एक प्रॉपर्टी सेट कर एक प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी बेसिकली इन मेमोरी रहती है जब तक कि आप उसको नल ना करें, या आप मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी मेमोरी में रहेगी जब तक कि आपकी एग्जीक्यूशन है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉगिंग करनी है तो वो यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द फुटप्रिंट, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं आप। नहीं, उसमें भी ना हमारी फिर डिफरेंट, वो आपकी बात ठीक है, मेमोरी यूज होती है, लेकिन हम लोग ना उसके मतलब अगर सेट वेरिएबल होता है इसी तरीके से रिमूव वेरिएबल भी होता है, हमें वो फिर बाद में उस मेमोरी को रिमूव भी करना पड़ता है। लेकिन अभी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा होता है तो उसके अंदर तो अभी तक मैंने जो एक्सप्लोर किया उसके अंदर तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। और इसको मैं वैसे देख लेता हूँ कि अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लोर किया था जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे था। तो इस तरह जो था ना काफ़ी मतलब कोई भी इसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। तो इसको देख लेंगे, लेकिन ठीक। फिलहाल अगर आपने यूज़ करना है किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज को तो उससे पहले आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी या बॉडी के अंदर वो आपको करना पड़ेगा और फिर आगे उसको आप यूज़ करेंगे। अच्छा, जी जब हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगाते हैं, द वन दैट रन्स थ्रू बॉडी, जो सेलेक्ट की स्टेटमेंट चलती है, जी, उसका जो JDBC रिप्लाई में। आता है, जो हाँ JDBC, उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो अरे ऑफ जावा ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। अब उसको मैंने अगर कन्वर्ट करना हो इनटू जेसन, ताकि मैं आगे जाके उसको यूज़ कर सकूं, या अगर मैं जेसन में नहीं भी यूज़ करना, अगर मैं सिर्फ उसको रीड करना चाहता हूँ, उसको आइटरेट करना चाहता हूँ, उसमें से इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, उसका क्या तरीका है? जी, उसके अंदर हम लोग हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा आपने आइटरेट करना है तो हमारे पास यहाँ पे लूप्स भी अवेलेबल होती हैं। हम जो है ना लूप के थ्रू भी उसको जो है ना आइटरेट कर सकते हैं। वो हम लोग ये लूप्स वाला जो या जो आइट्रेशन वाला काम है ये तो हमारा जो इससे नेक्स्ट जो कोर्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें अवेलेबल है। लेकिन जो एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में हमें कन्वर्जन करनी है वो हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में देख लेंगे। उसमें हमारे पास ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मार्शलिंग होती है, और उसके अलावा कन्वर्ट बॉडी टू भी होता है। ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल जावा ऑब्जेक्ट आ गया, हम्म। एक प्लेन जावा ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैं अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी रीड करना चाह रहा हूँ तो हाउ कैन आई डू इट? और अपनी एक लोकल प्रॉपर्टी में सेट करना चाह रहा हूँ, हाउ कैन आई डू इट? कोई एग्जांपल? जी, इसमें इसमें ना दो दो तरीके हैं। एक तो आप बीन क्रिएट करेंगे जावा की क्लास में जाके, आप उसको जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी जावा के ऑब्जेक्ट को आप गेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको जावा के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसका एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर हमारे पास लैंग्वेजेस के अंदर अगर हमें ऑप्शन मिल जाती है तो हम उसको जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर से भी हम उसको निकाल सकते हैं। इस चीज़ का एक हम छोटा सा पीओसी कर लेंगे, उसको हम देख लेंगे कि हम इसको कैसे गेट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इन 3 ऑप्शंस के ऊपर मैंने मतलब देखा हुआ। ठीक है, थैंक यू। जी तो फिर जो हमारा अब ये जो सेशन 4 है,
अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉपर्टीज़ है, जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉपर्टीज़ और दोज प्रॉपर्टीज़ जो कि हम लोग इन्वायरमेंट स्पेसिफिक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रोजेक्ट में देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं। हमारे पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, यूएटी इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो तीनों की डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें जो सबसे पहले जो काम करना पड़ता है, हमें सबसे पहले हमें एक बीन क्रिएट करना पड़ता है। बीन क्रिएट इसलिए ताकि हम उनको बता सकें कि भाई इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पीओसी क्रिएट करके रखा था। अगर आप ये देखें, मैंने एक प्रॉपर्टीज़ का फोल्डर क्रिएट किया सोर्स में रिसोर्सेज में, और इसके अंदर मैंने एक जो सा ना एक प्रॉपर्टी फाइल बनाई जिसका मैंने नाम रखा poc-dev.property। अब ये जो डेव है, डेव इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एनवायरनमेंट, आपके किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ओपन करूं तो मैंने भी सिंपल एक अपना लिसनर लिया है। लिसनर में मैं लिख दिया http.host इज लोकल होस्ट, http.port इज 8081 एंड द पाथ इज poc। इसको अब मैंने यूज़ करना है, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कोड स्निपेट में आपको दिखाऊं तो ये मैंने हमारे पास जो इसका जो बीन क्रिएट करने का तरीका है, द बीन क्लास हमारे पास अपाचे कैमल स्प्रिंग ब्रिज प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरेशंस, ये क्लास हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी हमने एक आईडी दे दी विच इज़ ब्रिज प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर, और प्रॉपर्टी की लोकेशन हम बताएंगे। लोकेशन के लिए हम वैल्यू लिखेंगे क्लास पाथ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सोर्स मेन रिसोर्सेज। जो कुछ भी सोर्स मेन रिसोर्सेज में होगा वो क्लास पाथ में होता है। तो हमने इसको यहाँ पे मैंने एक फोल्डर का पाथ दिया विच इज़ env.properties। अब यहाँ पे मेरा जो पाथ होगा वो होगा प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको poc-dev.properties कह दूँगा। अब ये poc इज द नेम ऑफ फाइल, dev इज द एनवायरनमेंट। अब हमें ये इसको अगर मैं इस बीन को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, अगर मैं सोर्स फाइल में जाऊँ तो यहाँ पे मैं इस बीन को यूज़ करूँगा प्रॉपर्टीज़ और ये, और जब मैं अपनी फिर किसी भी प्रॉपर्टीज़ को डायनेमिकली मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि हमने इसको कैसे देना है। तो मैं यहाँ पे रेस्टलेट एक कनेक्टर मैंने यूज़ किया हुआ है। इस रेस्टलेट कनेक्टर की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ ये देखें आप, होस्ट के अंदर मैंने http.host, http.port एंड http.path, ये मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ इनकी मैंने यूज़ की हैं, और यही मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया। तो जो भी मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पास करूँगा वो यहाँ पर जाएगी। और ये कैसे एक्सेस करेगा, क्योंकि मैंने सोर्स के अंदर जाके उसको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि यहाँ पे तो हम लोग हार्ड कोडेड कर रहे हैं, तो हमें जब भी कोई भी इन्वायरमेंट जाना पड़ेगा तो हम लोग बार बार यहाँ से जाके इसके सोर्स में जाके उनकी फ़ाइल को चेंज करेंगे। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास जब हम लोग EAP या डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास फिर फ़ाइल का पाथ होता है, क्योंकि फ़ाइल हमारे पास फिर क्लास पाथ में फ़ाइल नहीं पड़ी होती। फिर हमारे पास फ़ाइल जो सी है वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास EAP जो सर्वर है इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर यहाँ पे ये सारी फाइलें रखी हुई हैं। अगर आप ये देखें dev QA, ये डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स की यहाँ पे मेरे पास फाइल अवेलेबल होंगी। तो ये जो avls-dev.properties, avls-qa.properties, तो ये देखें इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इस इन्वायरमेंट को मैं कैसे दूंगा, सबसे पहले तो jboss home इज द पाथ ऑफ दिस लोकेशन। जो भी मेरा होगा पाथ, जिस भी सर्वर पर डिप्लॉय होगा उसका ही पाथ होगा, और ये एब्सोल्यूट पाथ नहीं होता। इस पाथ के लिए भी हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर अगर आप देखें ये jboss home का मैंने पाथ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो इट शुड बी अ डायनेमिक पाथ। तो यहाँ पर मैं ये पाथ इसको यहाँ पे दूंगा jboss home। उसके बाद कॉन्फ़िग का फोल्डर है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉन्फ़िग का फोल्डर है, और कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर avls-, अब यहाँ पे मेरा जो भी वेरिएबल होगा वो कॉन्फ़िग के अंदर आएगा। अब जब jboss के अंदर भी सिस्टम, अब ये मैं आपको ना स्पेसिफिक टू EAP बता रहा हूँ तो EAP के अंदर हमारे पास होता क्या है कि जब भी हम लोग स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर रहे थे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये jboss home का वेरिएबल भी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल सेट कर दूंगा जो कि कॉन्फ़िग का होगा। कॉन्फ़िग, और इसको यहाँ पर मैं जो भी उसकी वैल्यू होगी dev UAT या जो भी वैल्यू होगी मैं उसको यहाँ पे वो वैल्यू दूंगा, और मेरी
इस लोकेशन पे, जो कि इस कॉन्फ़िग लोकेशन पे जो भी मेरी फाइल पड़ी होगी, मैं उस फाइल को यूज़ कर लूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे भी जाके एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग यूएटी में जब डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास एडमिन पोर्टल होता है, तो वहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ हमें एक एडमिन फेज़ में मिल रही होती है, एक पोर्टल में मिल रही होती हैं। हम वहाँ पोर्टल में जाके इन वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। या हम लोग जब भी अपने जेबो सीएपी सर्वर को CLI कमांड से रन करते हैं तो हम उस टाइम उसको सिस्टम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं, विच इज़ -d config is equal to dev. -d is for the dynamic properties and config is the name of that property and dev is the value of that property. तो हम लोग इस तरह भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, dev UAT प्रोडक्शन वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन, वो हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो सा ना कह लें कि तरीका है कि अगर हमने अभी तो हम फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ कि हम लोग ये यूज़ करेंगे इसी तरीके से, लेकिन जब हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे तो हम उसको डायनेमिकली इस तरह प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद द म्यूल सॉर्ट में जिस तरह आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ पे भी आप लोग env.mule और समथिंग लाइक दैट आप कोई भी प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, वो डायनेमिकली फिर उसी प्रॉपर्टी को उठा रहा होता है। तो ये भी एक वैसे ही इसका एक तरीका है। उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इन प्रॉपर्टीज़ को भी अब डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं और कई दफ़ा ये होता है कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड भी करना पड़ता है। तो एक इसका तरीका ये है कि आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल है वहाँ जाके उसको चेंज करें। ये ऑन प्रेमिसेस वाली बात कर रहा हूँ मैं। उस प्रॉपर्टी फ़ाइल को जब चेंज करेंगे और सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप क्लाउड पे ओपनशिफ्ट पे अवेलेबल हैं तो ओपनशिफ्ट पे आपका क्या होता है कि आप वहाँ पे जाके, जिस तरह म्यूलसॉफ्ट में हमारे पास ओपनशिफ्ट पे सिस्टम प्रॉपर्टीज अवेलेबल, एनीपॉइंट प्लेटफॉर्म पे सिस्टम प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही होता है कि ओपनशिफ्ट पे आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ का टैग होता है और वहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहा होता है जो कि जिस एनवायरनमेंट की आपने स्पेसिफिकली उठाई होती है। उस प्रॉपर्टीज़ के टैब में आप जाके कोई भी चेंज करेंगे और अपने सिर्फ एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करने से भी वो हो जाएगा। लेकिन EAP सर्वर में आपको पूरा जो ऑन प्रेमिसेस में आपको पूरा सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर जाके वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं ज़रा। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। अब इसको हमने जब यूज़ किया है तो कैसे यूज़ किया, मैंने यहाँ पे इसको इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैंने इसको पाथ दिया। पाथ देने के बाद मैंने इसको यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यूज थी मैंने इसको यूज़ किया और मैं इसको कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये इस प्रोजेक्ट में कह रहा है ना, मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं रेस्टेड कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ। जब भी फर्स्ट टाइम हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो टाइम तो लेता ही है। और यहाँ पे मैं इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। http.host, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप यही नाम रखें http.host, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि हम यहाँ सर्वर पे डिफाइन करें तो ये होस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये ऑलवेज आपका लोकल होस्ट नहीं होगा। नहीं, लोकल होस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सिंपल इसने अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे वो उस टाइम जो सा है वो यूज़ कर रहा था सिंपल होस्ट, तो लोकल होस्ट देना ज़रूरी है। आई मीन मतलब यहाँ प्रॉपर्टी देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ इट मेक सेंस कि आप उसका हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो मैं एक्चुअली मैं आपको अभी ये जिस तरह ये लिसनर है ना, मैं इसकी यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद द कंज्यूमर। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर लोकल होस्ट है तो हम ना भी दें, यहाँ पे कोई मसला नहीं, लिसनर में ना भी दें, कंज्यूमर में हम लोग देंगे, जो भी हमारा होस्ट या जो भी हमारा कंज्यूमर होगा हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इसको।
जी मैं इसको करता हूँ सेव और एक लॉगर क्रिएट कर लेते हैं। जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था टेस्ट पीओसी, अब इसकी सोर्स में रिसोर्सेज में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दूंगा। यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। पोस्ट पोर्ट और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट डीबग कमांड लगाऊंगा और इस प्रोजेक्ट को डीबग कर लेते हैं। तो अब ये हमारी डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू ये इसको मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा और गेट मेथड है, बट ये भी हम लोग को यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा इसके अंदर मैं अभी ये रेस्टफुल और इन चीज़ों को ज़रा स्किप करके मैं आऊँगा यूआरआई क्यूरी और हेडर्स के ऊपर कि हम लोग इसको यूआरआई पैरम्स कैसे पास कर सकते हैं, क्यूरी और मैसेज हेडर कैसे पास कर सकते हो, तो इसी पीओसी से हम लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा आप देखें यहाँ पे उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने ये तो क्रिएट कर लिया लेकिन मैंने यहाँ पर उसको बीन बीन नहीं दिया था। तो बीन के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बीन को। और जितने भी बीन है वो कैमल कॉन्टैक्ट से बाहर ही होते हैं। POC dash tab dot properties और तो यूआरआई पैरम्स, क्यूरी पैरम्स और मैसेज हेडर्स हम लोग कैसे यहाँ से पास करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो भी मैं इसी के अंदर ही जो सा ना आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारा डिप्लॉय हो चुका हुआ है, इसको मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। ये मेरे पास आया और ये देखिए यहाँ पे इसने उसी पाथ पे इसको गेट किया। अब मैं अगर आपको यूआरआई और क्यूरी पैरम्स की बात करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस में जाएंगे तो वो पाथ पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर्स के बारे में बता देगा आपको कि कैसे आप क्यूरी पैरामीटर्स और पाथ पैरामीटर से रिलेटेड कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ वर्जन ऐसे भी होंगे जिनके आगे ना डेप्रिकेटेड लिखा होगा। तो हम लोग जब भी इसको गेट करते हैं तो उसका एक तरीका पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक आईडी को गेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका जो नाम है वो दे दिया आईडी और इसको हमने एक डायनेमिकली यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। और मैं इसको जब मैं यूज़ करूँगा फॉर लॉगर क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ इसको एक्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास यूआरआई पैरम्स, पाथ पैरम्स और हेडर, सारी चीज़ें हमारे पास हेडर्स में ही अवेलेबल होंगी। हेडर डॉट आईडी एग्जाम्पल 23 में यहाँ से इसको पास करूँगा।
स्टेप आगे जाते हैं, देखें URI पैरम्स इज इक्वल टू 23। इसी तरीके से अगर मैंने इसको अगर मैंने क्यूरी पैरम्स पास करना है तो उसका भी तरीका यही है। इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सबसे पहले सेव करूँगा और मुझे क्यूरी पैरम और उन दोनों के लिए मुझे इसको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बस, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे कोई चीज़ उसको नहीं पास की, यहाँ से पास नहीं करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ उसको क्यूरी में अगर पास करूँगा तो वो भी यूज़ कर लेगा। ID इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 27। तो इसका जो मेन जो URI क्यूरी पैरम्स को एक्सेस करने का जो तरीका है विच इज़ इन हेडर्स में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने अगर हमने किसी एक्सटर्नल सर्विस को पास करना है तो फिर इसके लिए क्या इसके मतलब इसका तरीका होगा। इसके यहाँ से पास करता हूँ तो ये देखें अभी भी 27 आ रहा है। अब मैं इसको ज़रा गो थ्रू कर लेता हूँ पहले कम्प्लीटली और इस ID की जगह मैं अब इसको हेडर्स में पास करता हूँ। हेडर ID इज इक्वल टू स्लैश सेंड करता हूँ तो फिर ये देखें आप, तो यहाँ पे मेरे पास जो अब ये मेरे पास हेडर से वैल्यू आ रही है। तो तीनों तरीके मतलब URI और क्यूरी पैरम्स और हमारे पास जो हेडर्स हैं, इन तीनों को जो गेट करने का जो तरीका है वो सेम ही है। लेकिन जब हमने इसको आगे पास करना है कि आगे हमने किसी सर्विस को यूज़ करना है, कैसे पास करना है, तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं कि वो हम लोग कैसे पास करते हैं। उसके लिए फिर स्पेसिफिकली हमें हेडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि रेस्टलेट कंपोनेंट के अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी और कंपोनेंट को यूज़ करना है तो उसके लिए फिर आपको अलग से हेडर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है सेट हेडर के। अगर आप देखें सेट हेडर तो वो फिर डिफरेंट किस्म के आपके पास ये सेट आउट हेडर होता है और एक सेट हेडर, इन दोनों में फ़र्क ये होता है सेट आउट हेडर जो इनबाउंड के हेडर्स होते हैं ऑटोमेटिकली आउटबाउंड हेडर में कॉपी कर देता है और फिर आगे उसको यूज़ कर देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग जो है ना किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेस्टलेट कंपोनेंट को यूज़ करना चाहेंगे, रेस्टलेट कंपोनेंट में हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो अगर आप इसके देखें हेडर्स में जाते हैं, मैसेज हेडर्स में, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होती हैं। लाइक अगर हमने कोई भी क्यूरी पास करनी है तो कैमल HTTP क्यूरी, अगर हमने कोई URI पास करना है तो कैमल HTTP URI, और अगर हम लोगों ने कोई हेडर पास करना है तो वो सिंपल हम उसको सेट एज हेडर करेंगे और वो आगे उसको हम पास कर देंगे। अब मैंने इसके लिए अभी हम लोग आते हैं, तो अब हम दोबारा से आते हैं यहाँ पर सोप और रेस्टफुल सर्विसेज का डिफरेंस देखते हैं। और ये सोप और रेस्टफुल सर्विसेज के ऊपर मैं टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम करूंगा क्योंकि आप सारों को पता है सोप और रेस्टफुल सर्विसेज का पता है। द मेन डिफरेंस इज सोप इज यूजिंग जेसन एंड सोप इज यूजिंग XML एंड रेस्टफुल इज यूजिंग जेसन। तो इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ये आप सारों को पता है। हम रेस्टलेट कंपोनेंट पे आते हैं और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा POC क्रिएट करके रखा हुआ है रेस्टफुल सर्विसेज का। अब मैं जो सर्विसेज यूज़ करूँगा ये मैंने एक यूज़ किया डमी रेस्टफुल API एग्जांपल। इसमें मेरे पास डिफरेंट 5 किस्म के मेथड हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयज़, तो ये गेट ऑल एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पे डिफरेंट सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो लेके आ रहा है विद स्टेटस को सक्सेस, और डाटा के अंदर मेरे पास सारे का सारा डाटा अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं गेट बाय ID करूँगा तो अभी तो खैर गेट बाय ID के अंदर यहाँ पे एरर दे रहा है फेच रिकॉर्ड, तो लेकिन वैसे हमें यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड का जो सा वो जो सा रिकॉर्ड आ जाता है हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं क्रिएट करना चाहूँगा तो क्रिएट के लिए मैं ये वाली बॉडी पोस्ट के मेथड के साथ ये बॉडी सेंड करूँगा और ये मुझे सक्सेसफुल रिजल्ट आ रहा होगा। और सेम इज़ द केस विद अपडेट एंड डिलीट। अपडेट और डिलीट के लिए भी मुझे जो सा है बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए साथ मुझे ID पास करनी पड़ेगी, और डिलीट के लिए मुझे सिंपल ID पास करनी पड़ेगी और उस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। पुट और डिलीट के मेथड हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही एक पूरा POC क्रिएट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये गेट ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि लोकल होस्ट 8081 गेट ऑल रिकॉर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ। और देन ये अगर आप देखें ग्रीन कलर में मेरे पास लिसनर है, और जो ये पर्पल सा कलर शो कर रहा है या ये हमारे पास जो सा ना एक रिक्वेस्टर है। अब लिसनर और रिक्वेस्टर में जो बेसिक डिफरेंस अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो आपको कोई डिफरेंस शो नहीं होगा। सिंपल अगर आप इसकी XML में जाएंगे तो देन आपको पता चलेगा कि जो फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है रेस्टलेट कंपोनेंट, इट शुड बी अ लिसनर, और जो टू के साथ आ रहा है वो इट शुड बी अ रिक्वेस्टेड। बस यही इसका एक बेसिक डिफरेंस है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 2D कर दूँ तो 2D इज़ अ डायनेमिक कंपोनेंट। अगर मैं वापस यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, अब ये 2D इज़ अ डायनेमिक कंपोनेंट। डायनेमिक कंपोनेंट मीन्स कि अगर आप
टू के अंदर कोई भी कंपोनेंट यूज करना चाहते हैं, चाहे वो रेसलेट है, चाहे वो कुछ भी है, तो हम इसके आगे 2D लिख देंगे और वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक कंपोनेंट यूज करेगा। वो रेसलेट भी यूज कर सकता है, वो नेटी भी यूज कर सकता है, वो कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि हम 2D क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई दफा हमारे पास पैलेट के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कैमल उनको सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ, अब जैसा मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने एक एसक्यूएल कंपोनेंट, स्टोर प्रोसीजर कंपोनेंट यहाँ पर हमारे पास नहीं था। तो स्टोर प्रोसीजर कंपोनेंट को अब जो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर हमारे पास हम उसको डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जिस तरह पहले कोड रेडी स्टूडियो से पहले हमारे पास जो स्टूडियो अवेलेबल था उसके अंदर हम लोग 2D यूज करते थे और आगे हम अपने स्टोर प्रोसीजर की क्वेरी को लिखते थे, तो वो डायनेमिकली इसको खुद ही सेंस करके यूज कर लेता था। अब यहाँ पे भी यही होता है कि अगर आपने डायनेमिक कंपोनेंट कोई भी यूज करना है जो आपके पैलेट में अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल आप 2 के साथ D लगा देंगे, इट एक्ट एज अ डायनेमिक, और आगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हम यहाँ से इस क्यूरी को जो सा ना ट्रिगर कर रहे हैं 8081 गेट ऑल रिकॉर्ड्स, देन फिर हम लोग अगर देख जी मेरा ये था, ये जो डी वाली आप बता रहे हैं ना डायनेमिक, इसमें जो मैंने अभी तक थोड़ा सा पढ़ा था उसमें ये था कि आपको फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं रन टाइम पे, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे फाइल क्रिएट करनी है, फाइल पे मैं राइट कर रहा हूँ, उसका नाम मुझे प्रोवाइड करना है, तो या तो एक तो सोल्यूशन होता है ना मैं हार्ड कोड कर दूँ, लेकिन व्हाट इफ के मुझे उसका रन टाइम पे नाम जनरेट करना है, तो मैं उसके लिए 2D वाला यूज़ करता हूँ और उसमें फिर प्रॉपर्टीज़ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने उसमें, और फिर ये इसको एज अ रन टाइम डायनेमिकली वर्क करता है। ये जो 2D वाली आप चीज़ बता रहे हैं ना, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट ये है। सही है, लेकिन जो मैंने इस 2D को एक्सप्लोर किया था ना, उसमें ये था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, इसको भी इस चीज़ को भी मैं एक दफ़ा दोबारा से देख लूँगा। तो अब ये जो डायनेमिक सॉरी, ये जब आप रेस्टलेट कंपोनेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा होस्ट है विच इज़ dummy.rest-api-example.com, ये मेरे पास होस्ट है, देन पोर्ट इसकी 80 में यूज़ कर रहा हूँ, HTTP प्रोटोकॉल है, और URI पैटर्न में मैं ये सारा URI पैटर्न इसको मैं पास कर रहा हूँ। और अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो मेरे पास पूरे का पूरा एक URL जो सा है वो क्रिएट हो रहा है। अब पोर्ट मैंने 80 इसलिए यूज़ की क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTTP की जो पोर्ट होती है वो 80 है। इसको मैं यूज़ करूँगा तो गेट ऑल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर मैं गेट बाय आईडी को देखूँगा तो गेट बाय आईडी के अंदर मैं आईडी एज अ URI पैरामीटर ले रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे उस आईडी को, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, उस आईडी को मैं यहाँ पे मैसेज में लॉक करवा रहा हूँ। देन मैं एक सेट अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर, तो मैं जब आईडी पास कर रहा हूँ तो एज अ URI पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो मैंने उसके लिए आप लोगों को अभी बताया था कि मुझे एक हेडर सेट करना पड़ेगा, और उस हेडर का जो नाम होगा वो मेरे पास होगा camel HTTP URI, कि ये एज अ URI पैरामीटर एक्ट करेगा, और मुझे यहाँ पे जो भी मेरी हेडर की वैल्यू थी वो यहाँ से मैं पास करूँगा, और HTTP URI के तौर पे इसको आगे, अगर कोई क्यूरी पैरामीटर होता है तो camel HTTP क्यूरी का जो मैंने आपको बताया था मुझे वो करना पड़ेगा, और अगर खाली सिंपल हेडर होता तो मैं सिंपल सेट हेडर करता और वो आगे इसको यूज़ कर लेता। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं गेट बाय आईडी कर रहा हूँ, और गेट बाय आईडी के साथ अब मैं यहाँ पे आगे उसको URI पैरामीटर पास ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको यहाँ पे हेडर सेट किया तो ऑटोमेटिकली एज अ URI पैरामीटर पास करेगा और उसको आगे यूज़ करेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग क्रिएट के केस में। क्रिएट के केस में भी सिंपल वही चीज़ है, सिंपल मैं यहाँ पर एक पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ और इसको आगे जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी ईच एंड एवरी स्टेप इज सेम। अपडेट के केस में जो मैं मेथड है, यहाँ पे मैं अपडेट का मेथड यूज़ करूँगा। अभी मैंने गेट का यूज़ किया हुआ है, मैं पुट का इसको यूज़ करूँगा, और इसी तरीके से मैं आगे उसके सारे पैरामीटर्स पास क्रिएट कर। अब मैंने यहाँ पे डायनेमिकली मैंने इसको 21 करके मैंने पास किया हुआ है, इसको मैं URI के थ्रू भी पास कर सकता हूँ। और सेम इज़ द केस विद द डिलीट, यहाँ पे मुझे डिलीट का मेथड करना पड़ेगा पास, और मैं उसको ऐसे ही, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड किया है लेकिन बाद में मैं इसको वैसे ही यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं चला के एक दफ़ा देख लेता हूँ। ये डायनामिक URI पैरामीटर आप दिखाएंगे करके? वैसे वो हमने इसके लिए अब कंपोनेंट हमारे पास कौन सा अवेलेबल नहीं है, वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब हम लोग, मैं इसके पहले जब यूज़ कर रहा था उस टाइम स्टोर प्रोसीजर वाला था। स्टोर प्रोसीजर के लिए हम लोग
आपने अभी हार्ड कोडेड किया ना 21 टू डिलीट करने वाला URI, हाँ जी हाँ जी। वो डायनेमिक भी करके दिखाएंगे? हाँ जी, वो ये देखें ना, उसमें किया ना गेट बाय आईडी के अंदर वो डायनेमिक किया हुआ ना मैंने। वो ये देखें गेट बाय आईडी के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको जो आईडी पीछे से पास कर रहा हूँ, उसी के थ्रू उसको मैं गेट बाय आईडी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, अभी नो इशू, अभी देख लेते हैं। इसका कंपोनेंट का जो पाथ है एक दफ़ा वो देख लेता हूँ मैं। गेट ऑल रिकॉर्ड्स 8081। ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, इसका रिस्पॉन्स टाइम और ये हर चीज़ आपके पास अवेलेबल। इसी तरीके से अगर मैं गेट बाय आईडी करता हूँ, अब गेट बाय आईडी का वो चल नहीं रहा था वैसे, लेकिन देख लेते हैं शायद दोबारा से यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। जी अब रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे भी आना चाहिए रिकॉर्ड मेरे पास। गेट बाय आईडी मैंने 5 दिया है, 5 के ऊपर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, आ रहा है रिकॉर्ड। अच्छा जी, दोबारा से मैं इसको सेंड करता हूँ, गेट बाय आईडी नंबर 5। और सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको जो पास किया है, एक्चुअली हम हेडर ये वाला पास कर रहे हैं। ये 5 इसको मैंने पास किया, ये इसने कॉल आके सेंड कर दिया। देखते हैं इसके रिस्पॉन्स क्या आता है। इतना टाइम लेता नहीं है, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, किस चीज़ का एरर है। पहले कनेक्शन टाइम आउट आया था जो मैंने जुबैर के साथ सेंड किया था, और अभी फिर दोबारा से कनेक्शन टाइम आउट आया, लेकिन यहाँ पे अभी मेरी सर्विस चल रही है। क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं क्यों आ रहा है। अच्छा, कनेक्शन टाइम आउट को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एडवांस में कनेक्शन टाइम आउट होता है यहाँ पर, ये रहा कनेक्शन टाइम आउट। इसको मैं 1 मिनट का कर लेता हूँ, 60,000। और सबके टाइम आउट भी 1 मिनट का कर लेते हैं। और साथ ही इसको जो अपडेट वाला था इसको भी डायनेमिक कर लेते हैं। ID एंड इसको कर देते हैं। और यही जो URI पैरम था, यहाँ से इसी को उठा लेते हैं, camel http URI पैरम। सेट हेडर, सिंपल लैंग्वेज, और हमारे पास जो भी हेडर में वैल्यू आ रही है उसी को यूज़ करूँगा, header.id। और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, जो भी हेडर की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। इसको मैं लॉग भी करवा लेता हूँ, ताकि इस लॉग में भी मैं इसको ज़रा देख सकूँ कि लॉग में क्या मेरे पास अवेलेबल है। ID, और ये मैंने इसको यहाँ पे किया, और यहाँ से मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे करता हूँ, सेट ब्रेक पॉइंट, इसको मैं करता हूँ डीबग। और इसकी अपडेट वाली को ज़रा एक दफ़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग कि हम इसको ID पास कर रहे हैं तो क्या हमें
इसको साथ बॉडी भी पास करनी है जी, बिल्कुल हम बॉडी भी इसके अंदर पास कर देते हैं। वन अपडेट स्लैश एग्जाम्पल 2 और इसके यहाँ से मैं बॉडी पास करता हूँ जेसन एंड पुट टेस्ट 1 2 3 और ये सारा कुछ है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ही मेरे पास रन हो चुका है, मैं सेंड करूँगा, मेरे पास आया, इसको मैंने आगे किया तो उसने 2 बिल्कुल सेट करवाया, एड्रेस किया और यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ। मुझे क्या रहा है, रिस्पॉन्स देखते हैं पहले, रिस्पॉन्स आ गया कि नहीं। रिस्पॉन्स मुझे आ गया लेकिन अजीब से ही आया, रिस्पॉन्स क्यों आया 404 नॉट अवेलेबल। मुझे ज़रा ये चेक करना है कि मैंने जो पाथ दिया है वो ठीक है कि नहीं। ये आपको एक्सेप्शन आई है जी मैंने पाथ शायद गलत दिया, 404 का मुझे आया, मुझे एक दफ़ा पाथ चेक करने दें। पाथ मैं यहाँ से चेक करूँगा अपडेट का हैश अपडेट एंड अपडेट में आप URI पैरामीटर वो नहीं दे रहे हैं, URI पैरामीटर आप हटा दें क्योंकि आप बॉडी दे रहे हैं ना, तो वो एज नहीं, मैं URI पैरामीटर दूंगा ना, क्योंकि देखें ना इस सर्विस के मुताबिक मुझे URI पैरामीटर भी देना है और बॉडी भी देनी है। इस आईडी के अगेंस्ट जाके वो उसको अपडेट करेगा। मैं इसको दे तो रहा हूँ सारा कुछ, आईडी भी दे रहा हूँ और यहाँ से जब मैं इसको पास कर रहा हूँ, मैं इसको अगर मैं डायरेक्टली अपडेट करके देख लेता हूँ मेरा कि डायरेक्ट अपडेट हो रहा है कि नहीं। पोर्ट मेरी जो सी ना यहाँ पे गलत है, पोर्ट मैंने 8081 यूज़ किया जो कि गलत है, पोर्ट को मुझे यूज़ करना पड़ेगा 80 और फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक इशू ये भी देखा है कि जब मैं कई दफ़ा कनेक्टर्स को जब मैं यूज़ कर रहा होता हूँ तो वो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेटिकली इसमें कॉपी कर देता है। ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा मतलब ये भी एक इशू आया है कि वो जितनी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी इसमें कॉपी कर दे, क्योंकि अभी मैं इसको 80 यूज़ कर रहा था लेकिन अब उसने 8081 इसके साथ किया है। ये मुझे कई दफ़ा ये इशू फेस होता है और इसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता, ये मतलब इशू का जो कॉज है ना वो मुझे नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। मैं इसको अपडेट एंड 20 सेंड इसको आगे पास करते हैं, जो 20 आ रहा है सेंड करता हूँ इसको। Response body is not found. मैं इसको पहले एक दफ़ा डायरेक्टली भी चेक कर ही लेता हूँ कैसा क्यों हो रहा है। अच्छा, वहाँ से ये एरर आ रहा है 404 नॉट फाउंड, तो ये सर्विस का जो एरर है वही मुझे वो 404 कह रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्टली सर्विस को हिट किया। मैं इसको ज़रा क्रिएट वाली कॉल को यूज़ देखता हूँ कि क्रिएट वाली भी चल रही है कि नहीं। बॉडी के अंदर मैं यही पास करूँगा।
क्रिएट में जो है मेरा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया, और अब मैं इसको अपनी जो लोकल सर्विस है उसके थ्रू इसको टेस्ट करता हूँ। क्रिएट वाली को लोकल होस्ट 8081 जी। अभी ये लोकल सर्विस, अब वो सर्विस का इशू आ रहा है, हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, सारी सर्विसेज चल रही थी, लेकिन अभी कुछ, अब ये क्रिएट में जो है क्रिएट हो गया। बहरहाल जो हमारा जो प्रोसीजर है इसको यूज़ करने का वो यही है कि हम लोग इसको पुट का मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो डायनेमिक कोई भी हमने यूआरआई पैरामीटर, क्यूरी पैरामीटर या हेडर हमने पास करना है तो हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे, और अगर यूआरआई है तो एचटीटीपी यूआरआई, क्यूरी है तो एचटीटीपी क्यूरी, और हेडर है तो सिंपल हेडर हम लोग पास करके हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास है। अब कुछ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने जो मतलब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैंने ये सोचा था कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और फाइल कंपोनेंट्स को हम लोग जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि फाइल कंपोनेंट से डाटा को रीड करेंगे, डाटा ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको फिर किसी दूसरी फाइल में या डाटाबेस में हम उसको स्टोर करवा देंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैं मतलब सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा था कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट में हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है इनिशियल स्कीमास और डेस्टिनेशन स्कीमास जो हमारे होते हैं, और उन स्कीमास के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आईडी है, मैं कुछ भी आईडी यहाँ पे कर दूंगा, फॉर एग्जांपल डाटा ट्रांसफॉर्म, और सोर्स मुझे प्रोवाइड करनी है कि मेरे पास सोर्स टाइप क्या है, जेसन, एक्सएमएल, जावा या कोई भी दूसरी टाइप है। तो मैं यहाँ से जो भी मैंने फॉर एग्जांपल जेसन मैंने कहा और उसको मैंने एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट करूँगा, तो अब मुझे यहाँ पे जेसन का स्कीमा या जेसन की इंस्टेंस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब देनी पड़ेगी जो भी फाइल मेरे पास होगी। अब ये फाइल यहाँ से मुझे ऐसे नहीं मिलेगी, मुझे सारी फाइलों को अपने क्रिएट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बल्कि ये एक प्रोजेक्ट है POC प्रोजेक्ट, इसके अंदर अगर मैं देखूँ, मैं आपको रिसोर्सेज में दिखाता हूँ, तो मैंने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक यूज़र रिक्वेस्ट स्कीमा और यूज़र एक्सएमएल स्कीमा, ये दो मैंने स्कीमा यहाँ पे रखे, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और जो मेरा भी प्रोजेक्ट था उसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पे आता हूँ दोबारा से। मैं यहाँ से दूंगा जेसन एंड देन एक्सएमएल, नेक्स्ट। इसको मैं इंस्टेंस दे देता हूँ जेसन का। अभी मैंने जेसन का जैसे इंस्टेंस दिया, तो अगर जेसन के इंस्टेंस में कोई एरर होगा तो वो शो कर देगा, अदरवाइज जैसी भी इसकी होगी प्रीव्यू कर देगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट करते हैं एक्सएमएल स्कीमा मैं प्रोवाइड करता हूँ। एक्सएमएल स्कीमा मेरे पास एक्सेसडी स्कीमा पड़ा हुआ है, उस एक्सेसडी स्कीमा के अंदर मुझे रूट नोड देना ज़रूरी है। तो रूट नोड यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है जिसका नाम रूट है, जो भी यहाँ पे नाम होगा वो यहाँ पे रूट एलिमेंट का वो नाम आ जाएगा और ये पूरा स्कीमा आ जाएगा। जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा, अच्छा मेरे पास यहाँ पे एरर क्या है, मुझे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। जेसन एक्सएमएल नेक्स्ट, जेसन की फाइल दी, नेक्स्ट। मैंने शायद दोनों ही जेसन सेलेक्ट कर दिए थे। जेसन, यहाँ इसको स्टार्टिंग में एक्सएमएल कर लेते हैं, एक्सएमएल एंड देन जेसन, नाम दे देता हूँ इसको नेक्स्ट, सोर्स फाइल एक्सएमएल स्कीमा जेसन इंस्टेंस व्हिच इज दिस फिनिश।
अच्छा, आपको अगर कभी कोई एरर आता है ना, तो आपके स्कीमा के अंदर कोई इशू होगा जिसकी वजह से एरर आ रहा होगा हमें, तो स्कीमा को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब स्कीमा को क्रिएट करने के लिए हमें जो XML के जो रूल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको इस तरह के कुछ एरर दे देगा। तो जब आप ये अपना स्कीमा क्रिएट करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो आपके पास इस तरह का एक जो सा शो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। ये आपके पास सोर्स रूट है और ये आपके पास टारगेट है। सोर्स को टारगेट को आप सिंपल, इसमें तो सिंपल है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं और ये होता जाएगा। फिर इसमें डिफरेंट किस्म की ऑप्शन भी अवेलेबल होती हैं कि सेट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसके अंदर आपने कुछ एक्सप्रेशन लगाने हैं तो एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं या कुछ ऐसे कम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी एक और ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रूट एलिमेंट था, फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था, फिर उस ऑब्जेक्ट की अलग से ट्रांसफॉर्मेशन थी जो कि आपने अलग से बना के रखी थी, तो आप उसको ऐड ट्रांसफॉर्मेशन करके या कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन में फिर आप जावा की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। आप कौन से मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने नई क्लास क्रिएट करनी तो आप यहाँ से इस क्लिक करके उस क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है जो कि ये इनपुट पैरामीटर फॉर एग्जांपल आईडी या बॉडी का पैरामीटर ले रहा है और फिर आगे उसको कैसे यूज़ कर रहा है, तो ये कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन भी आप ऐसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि आईडी की ऐसी वैल्यू है जो आगे मैं पीछे से पास नहीं कर रहा, वो आगे से ऑटो जनरेट करे, तो आप कुछ प्रॉपर्टी या एक्सप्रेशन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। या आप कोई भी पहले से आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हुई थी उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपने किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करके भेजनी, तो आप वहाँ पे वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बैकएंड पे क्या क्रिएट हो रहा होता है, अगर मैं इसको देखूँ ओपन विद XML एडिटर, तो अगर आप देखें बैकएंड पे मेरे पास दो क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, एक क्लास A एंड क्लास B। क्लास B इज़ द क्लास जो कि हमारे पास जो यूज़र रिक्वेस्ट की क्लास, और ये एक ऑटो जनरेटेड क्लास। अब ये कहाँ पे होती है, ये जावा के अंदर अगर आप जाएं तो ये देखें यूज़र की क्लास थी, तो ये जो जेसन की क्लास थी उसने ये उस जेसन की जो हमारे पास जेसन जो रिक्वेस्ट थी उसने उसकी एक पोजो क्रिएट की है, जिसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास यूज़र आईडी, टाइटल, ये सारा कुछ अवेलेबल है। ये क्लास बनाई है, क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। उसी तरीके से अगर आप ये जो ऑटो जनरेटेड क्लास है अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे भी उसने ऑटो जनरेटेड क्लास एक पूरी क्रिएट की है। ये XML की थी, XML का जो रूट उसने क्लास बनाई, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज, मेथड और कंस्ट्रक्टर वगैरह सारा कुछ इस क्लास में ऑटो जनरेटेड क्लास। अब हमें कैसे इसका पता चलेगा कि ऑटो जनरेटेड क्लास इसको यही क्लास दूसरी क्लास को यूज़ करी? तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लास A और क्लास B, क्लास A is the class for source and class B is for the destination or you can say the target। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो A टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्लास A से पिक कर रहा होगा और जो B से होंगे वो, अब इसमें देखें जो ID है क्लास A से पिक की और यूज़र डॉट ID जो कि यहाँ पे उसको मैप कर रहा है। इसी तरीके से फील्ड 2 है, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5, मल्टीपल फील्ड्स हो सकती हैं। तो जितनी भी फील्ड्स होंगी उस मैपिंग के कंपोनेंट के अंदर आ रही होंगी और उसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो एक और चीज़ है जो अब हमारे मेन कैमल कॉन्टेक्स्ट को कैसे पता चल रहा होगा, तो उसके लिए हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास एक एंड पॉइंट क्रिएट हुआ। उस एंड पॉइंट क्रिएट करने के मैंने जिस तरह नाम अभी मैंने जनरली कोई भी एक नाम रख दिया था TTT, तो ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल राइट करूं, हमारे पास एक डोजर क्रिएट हुआ और उस डोजर के अंदर हम लोग बता रहे हैं कि इसका जो सोर्स मॉडल है जो कि जनरेटेड क्लास है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, और उसके बाद हमारे पास टारगेट मॉडल भी होगा। ये टारगेट मॉडल हमारे पास आ गया, उस टारगेट मॉडल का हमने बताया। फिर इसके अंदर हमने मार्शलिंग आईडी बताई जो कि जेसन डैश ट्रांसफॉर्म है, अनमार्शलिंग आईडी आ गई, और फिर फाइल मैप हमने बता दी कि कौन सी फाइल यूज़ कर रहा है, विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन डॉट XML, जो कि ये वाली फाइल है। तो ये यहाँ से हम लोग इस तरीके से उस एंड पॉइंट को हम क्रिएट करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चला कि सोर्स मॉडल में ये जनरेटेड क्लास है, तो वो कैसे यूज़ हो रही है, वो हमें कैसे पता कि वो जावा के अंदर है? तो यहाँ पे नीचे डाटा फॉर्मेट्स में उन्होंने बताया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट पाथ ये वाला है, उसकी आईडी ये है, जो जेसन का पाथ है वो ये है, उसकी जो लाइब्रेरी है वो ये यूज़ कर रहा है। कुछ ये डाटा फॉर्मेट जो कि ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और उसके थ्रू वो उसको यूज़ कर रहा है। तो हम लोग जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो सिंपली इसके थ्रू जो सा हम लोग उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम उसको यूज़ कर रहे होंगे।
और ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इसको ज़रा डिटेल से एक पीओसी करके भी देख लेंगे कि इसके अंदर हम लोग कैसे इसको हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम लोग कोई भी जेसन का स्कीमा, जेसन का स्कीमा भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने जेसन का एक इंस्टेंस यूज़ किया हुआ है और इसी तरीके से एक एक्सएमएल स्कीमा यूज़ किया। अब एक्सएमएल स्कीमा के अंदर अगर आपको कोई एरर आता है, जब उसको कन्वर्ट करते हुए कोई एरर आ जाता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्कीमा वैलिड है और क्या उसके प्रॉपर रूल्स फॉलो हो रहे हैं। लाइक आपके पास रूट एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है, उसके पास सीक्वेंस, ये हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अपने स्कीमास के अंदर कि ये हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जो है एक डाटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को दिया है। और डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग तो हम लोग हर सेशन में आप लोग कर ही रहे हैं कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। तो ये हमारा पूरा सेशन था जो आज का था। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो सा फाइल के सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फाइल कंपोनेंट्स के अंदर डाटा रीड कैसे होता है, ऑन अपडेट, ये हर जितने फाइल के रिलेटेड कंपोनेंट्स उनको देख रहे होंगे। अच्छा, फाइल को देख रहे होंगे तो एफटीपी और एसएफटीपी से रिलेटेड चीज़ें भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो रही होंगी क्योंकि सारे ऑपरेशन सिमिलर है, लेकिन उनकी कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि हमारी एडवांस ट्रेनिंग है उसके अंदर हम लोग एसएफटीपी और एफटीपी को हम लोग देख रहे होंगे। उसके अंदर वो सारी, अगर ये फाइल आपको समझ लग रही है तो उसमें सिर्फ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड चीज़ें बस वो हम देख रहे होंगे। तो हमारा ये वाला जो डे 6 भी है और ये भी हमारा कवर है। तो डे 6 में हम लोग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और फाइल कंपोनेंट से रिलेटेड जो हम लोग चीज़ें वो सारी देख रहे होंगे। एंड देन डे 7 एंड डे 8 इज हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे अपने, ये जो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट होगा इसको हम ईएबी में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसकी एक डिप्लॉयमेंट देख लेंगे कि हम लोग डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं थोड़ी थोड़ी आपको साथ बताता जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने लॉगिंग की बताई थी, और इसी तरीके से जो जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो भी एक दफ़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और देन फिर हम लोग अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसको हम एक दफ़ा देख लेंगे कि असाइनमेंट प्रोजेक्ट आप जिसमें हमने सारी चीज़ें यूज़ की हैं, एक ही प्रोजेक्ट में आप सारा कुछ यूज़ करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू। ठीक है। बाकी वो जो 2D वाली जो चीज़ है वो मैं इसको देखूंगा। मतलब जहाँ तक आपने इरफान भी आपने जो बात की थी, मुझे ऐसे लग रहा है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने कोई थोड़ा सा मतलब जो एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक याद है मैंने जब स्टोर प्रोसीजर्स को यूज़ किया था तब मैं इसको 2D यूज़ करता था। एट दैट टाइम स्टोर प्रोसीजर सपोर्ट नहीं करते थे। फिर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर का कंपोनेंट अवेलेबल हो गया और हमने फिर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो लेकिन वो जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज रन टाइम पे जो इसको कंज्यूम कर रहा है, वो उस चीज़ को मैं एक दफ़ा ज़रूर देख लूँगा। जी, इसके अलावा